फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास होगा ये ज्योग्राफी का क्लास होगा, चैप्टर 3, और क्लास का नाम है जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। इस चैप्टर का जितने भी MCQ होंगे इम्पोर्टेंट, मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, BPSC TRE 4 के लिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यह क्लास आप लोगों के लिए TRE 4 में अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा नंबर लाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी तक TRE 3 तक मैंने देखा है, सारा प्रीवियस ईयर मैंने एनालिसिस किया था, इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 चैप्टर का MCQ NCERT बेस्ड कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, BPSC TRE 4 ज्योग्राफी MCQ NCERT बेस्ड के नाम से। आप लोग वो दोनों क्लास देख लीजिए। उस दोनों क्लास में जितने भी MCQ मैंने कराया है सभी आपके लिए TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, ज्योग्राफी में मैंने थ्योरी क्लास लगभग कंप्लीट करा दिया है। 2 से 3 चैप्टर थ्योरी क्लास बचा हुआ है, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास नहीं देखा है ज्योग्राफी का, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा सबसे पहले आप थ्योरी क्लास देख लीजिए चैप्टर वाइज। उसके बाद जब आप MCQ पढ़ेंगे तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मैं आपको इस चैप्टर का MCQ यहाँ पे करवा रहा हूँ, सेम ऐसा ही चैप्टर लिखा हुआ है, उसमें मैंने थ्योरी क्लास करवाया है। और आपको मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप MCQ पढ़िए। तो फ्रेंड्स, और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन क्लास 9.25 घंटे की कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यह जो क्लास है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। मैं जितने भी यूट्यूब पे क्लास करवा रहा हूँ ये PRT से लेके PGT तक के लिए इम्पोर्टेंट है। PRT की में आपको जानते हैं कि ज्योग्राफी में प्रश्न 20 से 22 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए भी ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिसका GS 40 मार्क्स का है उनके लिए भी यह क्लास इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, मुंबई पवनाभिमुखी है। पवनाभिमुखी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पुणे तथा नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में पवनाभिमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती, परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। मुंबई पवनाभिमुखी ढाल पर स्थित है, एक तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। किसी पर्वत श्रेणी में पवनाभिमुखी ढाल पवन जिसे ढाल के सहारे नीचे उतारती है पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। पवनाभिमुखी ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती है और इनके संघनन से इस भाग में भारी वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है। याद रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यह कौन सा क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी कश्मीर में लेह। सॉल्यूशन है कि भारत में 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। ये क्षेत्र या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते हैं या फिर उसकी पहुंच से दूर रहते हैं। याद रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो यह हो जाता है 15 जुलाई तक में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें 1 जून तक केरल तट पर तथा 10 से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंच जाती है। इस प्रकार 15 जुलाई तक यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाती है। भारत में मानसूनी पवनें सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई को पहुंचती है। तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा, VBI ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए। आगे प्रश्न है, भारत में शरतकालीन वर्षा क्षेत्र है, यह है पंजाब, तमिलनाडु। सॉल्यूशन में देखेंगे कि भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, जो सागरीय तट से आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टियां। व्याख्या में देखेंगे, भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोज़ेम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक में ये मिट्टियां पाई जाती है। आगे प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। व्याख्या में कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में विस्तृत है। सागौन तथा साल इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार वाला वन है। इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन कहा जाता है। याद रखिएगा यह प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? इसका सही आंसर आ जाए ऑप्शन सी, खरीफ। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि फसलें शामिल हैं। आगे प्रश्न है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन क्या है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। सॉल्यूशन में देखते हैं कि लेटेराइट मिट्टी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। यह मिट्टी लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी काजू एवं कसावा आदि फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में यह मिट्टी को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय में पाई जाती है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो किस वजह से आते हैं? तो यह हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं, जो भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून का निर्वर्तन से अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। इस चक्रवात से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्र प्रभावित होते हैं। आगे प्रश्न है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 127। कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है, जबकि 15 मुख्य वृहद कृषि जलवायु प्रदेश है। इसका प्रमुख आधार प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं के साथ साथ वहां अपनाई जा रही कृषि विधियां BBI इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके TRE 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। व्याख्या में, चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 200 से 250 सेमी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। इसकी कृषि के लिए गहरी, सुप्रवाहित, अम्लीय एवं उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें फास्फोरस, पोटास, लोहास एवं हामस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियां अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो किसे जंगल की आग कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन सी। व्याख्या में कि पलाश नामक वृक्ष के लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, राल प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से। ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका, कि राल गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य है, जो वृक्षों की छाल एवं लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कौनधारी वृक्षों से राल अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग गोंद लकड़ी की रोगन, तारपीन का तेल, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। BBI आपके लिए भी हो सकता है TRE 4 के लिए।
आगे प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? यह है जैसलमेर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। व्याख्या में है कि भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है, जहां 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है, जहां मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती है। याद रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। इसका सही आंसर है स्थल समीर। आगे है इसमें सॉल्यूशन कि स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती है। रात में जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है, अतः समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों के निकट स्थलीय समीर के कारण तापमान कम हो जाता है। आगे प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। यह प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए यह आपके लिए टीआरई 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान पर होती है। यह मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो यह होता है चिकनी मिट्टी से, ऑप्शन ए। पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे प्रश्न है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। ये टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसे आप वीवीआई जरूर लिख लें और नोट डाउन इस प्रश्न को आप जरूर कर लें। सॉल्यूशन है कि काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखन पर दरार युक्त हो जाती है तथा इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और विभिन्न स्तरों वाले होते हैं, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते गिरने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्यतः वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, मैपल आदि है। आगे प्रश्न है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन निम्न वायु दाब पेटी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर।
इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंसन जोन या अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखीय अक्षांशों पर निम्न दाब का विस्तृत गर्त है, जहां उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व से आने वाली व्यापारिक हवाएं मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः भूमध्य रेखा के समानांतर स्थित है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति में इस क्षेत्र का भी क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण की ओर हस्तांतरण हो जाता है। आगे प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो यह खासी पहाड़ियाँ। चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियाँ पर स्थित है। इसी पहाड़ी पर मासिनराम स्थित है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा लगभग 1140 सेमी वाला स्थान है। मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कीपनुपा आकृति में फैली हुई है एवं समुद्र की ओर से खुली है। अंततः बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र पवनें इन पहाड़ियों में फंस जाती और पहाड़ियाँ के सहारे ऊपर उठकर ठंडी होकर पर्वतीय वर्षा करती है। आगे प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। सॉल्यूशन देखेंगे कि कोरोमंडल तट पूर्वी तमिलनाडु में स्थित एक तटीय मैदान है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है। इन पवनों को कोरोमंडल तट पर पहाड़ी द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। पूर्वी घाटी द्वारा निर्मित अवरोध के कारण कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। आगे प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो क्यों कम होती जाती है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। शीत ऋतु दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान भूमध्य सागर को ओर से चलने वाली शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा प्राप्त करते हैं। इन विक्षोभों को भारत तक लाने में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विशेष योगदान होता है। इससे उत्तरी भारत में 5 सेमी तक वर्षा होती है एवं हिमालय पर हिमपात होता है। पश्चिमी से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये नहीं वाला प्रश्न आप लोग अच्छे से जरूर एग्जाम में देख के अपना आंसर को लगाएं। तो इसका निम्न कथन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका यही आंसर गलत है, तो हम लोग को गलत आंसर बताना है। इसका सही इस प्रश्न के अनुसार यही वाला होगा ऑप्शन डी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। काली मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। इसे स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। यह जलधारण की उच्च क्षमता के कारण शुष्क कृषि के अनुकूल होती है। याद रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, निम्नांकित में से मिट्टियां का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टियां। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, मिट्टी के
खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो क्या समाधान है? इसका आंसर ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। सॉल्यूशन है कि मिट्टी के खारेपन और क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, पायराइट और ढैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लिंचिंग के लिए कम से कम 1 फीट तक खेत में जल भराव किया जाता है। वही मृदा की अम्लता को कम करने के लिए मृदा मिलाया जाता है। उल्लेखनीय है कि अति अम्लीय और क्षारीय मृदा कृषि के लिए अनुप्रयुक्त होती है। सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6-7 के मध्य होना चाहिए। आगे प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यह घिरा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। सॉल्यूशन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पतझड़ वन का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत का वन क्षेत्र वर्तमान में लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित होती है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जो मैं आपको आज का क्लास में जितने प्रश्न करवाया TRE 4 में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार भी मैंने जो क्लास कराया था MCQ का ऑफलाइन में, इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला था, TRE 2 में भी, TRE 3 में भी। इसलिए फ्रेंड्स, यह चैप्टर मैं जो आपको अभी करवाया, इस सभी प्रश्न NCERT के ही हैं और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपने अभी तक ज्योग्राफी में अगर NCERT का थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास NCERT बेस्ड जो मैंने करा दिया है, इसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है। आप चैनल पर विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट ज्योग्राफी का मिल जाएगा। और ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थ्योरी वाला। आप लोग पहले थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद जब आप MCQ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक न्यूज़ मैं बता दूं कि आपको अभी तक अगर नोट्स नहीं मिला है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको मैं इतना कहूँगा कि आप इस चैनल में एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको डेली का क्लास PDF नोट्स और स्टडी मटेरियल जो TRE 4 के लिए होता है वो सभी प्रोवाइड करवाया जाता है। और फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल पर बायोलॉजी का क्लास पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। पॉलिटी का भी क्लास कुछ दिन में थ्योरी वाला कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का भी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने 9.25 घंटे की क्लास करवा दिया एक वीडियो में। वो PRT जो 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप PGT में भी अगर तैयारी करें, हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपका है, या GS में 40 मार्क्स का आप लोग का आने वाला है, तो आपको भी मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपका भी प्रश्न वहीं से सारा कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस क्लास का अगर आपको PDF नोट्स चाहिए जो मैंने अभी कराया, तो यह PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, चैनल पे आप विजिट करके सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एक एक करके ज़रूर पढ़ें। गांधी युग जो मैंने स्पेशल वीडियो करा दिया है, वह वीडियो अभी तक 53,000 लोगों ने देख चुका है।
इसलिए मैं आपको कहूँगा कि गांधी युग का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें से गांधी के बारे में ही मैंने बताया हुआ है। अगर आपने गांधी युग वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह लिंक भी वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने गांधी युग अच्छे से पढ़ लिया तो गांधी युग से रिलेटेड जितने भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आपको वहीं से कवर हो जाएगा। एक स्पेशल मैंने क्लास कराया गांधी युग, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप लोग ज़रूर देख लें गांधी युग। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि TRE 3 में गांधी से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न देखने को मिला है, तो आप लोग गांधी युग का क्लास ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट का क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये क्लास को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 से 3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।